तो हम लोग को आज टॉपिक शुरू करना है। लास्ट टॉपिक है जो कि पढ़ना है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में हम लोग को जानना है, हम लोग पढ़े थे कि जो भी बॉडी का नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है या लिक्विड और गैसियस वेस्ट होता है उसको बॉडी से रिमूव आउट करना, वही एक्सक्रीशन कहलाता है। इसमें गैसियस वेस्ट में कौन कौन आ जाएंगे, तो आगे हम लोग एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं एनिमल्स के लिए। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स बाद में पढ़ेंगे प्लांट्स के लिए। तो अगर एनिमल्स में एक्सक्रीशन देखा जाए तो एनिमल्स के लिए गैसियस वेस्ट कौन कौन होता है, तो गैसियस वेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट एक हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम लोग रिलीज कर देते हैं एक्जेलेशन के दौरान, जब भी हम लोग सांस छोड़ते हैं रेस्पिरेशन में तो ब्रीद आउट करते थे, तो उस दौरान हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर चला जाता है। तो गैसियस वेस्ट से गेट रीड ऑफ होना, छुटकारा पाना, वो जो है रेस्पिरेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे होता है। इसके अलावा जो और वेस्ट होता है इसमें वो होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसे वेस्ट जो कि नाइट्रोजन के कंपाउंड रहे होंगे। नाइट्रोजन के कंपाउंड को कहा जाता है नाइट्रोजिनस वेस्ट। एज फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जैसे कि हो गया, इसमें 3 नाम पढ़ना है नाइट्रोजिनस वेस्ट में। एक पढ़ना है अमोनिया, एक पढ़ना है यूरिया और एक पढ़ना है यूरिक एसिड। अमोनिया जिसका फॉर्मूला आपको पता होगा, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। यूरिया का फॉर्मूला होता है CH4NO2 और लास्टली यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है, यूरिक एसिड का फॉर्मूला है C5H4N4O3। इतना फॉर्मूला डिटेल में नहीं जानना हम लोग को, लीव इट। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना है कि 3 तरह के मेन कंपाउंड हैं, नाइट्रोजिनस कंपाउंड है, नाइट्रोजन से बने हुए कंपाउंड हैं जो कि नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है वो होता है अमोनिया। अमोनिया जो है वो सबसे ज्यादा हार्मफुल है। सबसे ज्यादा हार्मफुल इसलिए इसको हम कह रहे हैं क्योंकि इसको डिजोल्व करने में वाटर जो है ज्यादा लूज करना पड़ता है। जो वाटर का लॉस होता है वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा वेस्ट मटेरियल है और कितना वेस्ट मटेरियल है। हमारे बॉडी में वाटर जो है, वाटर इज नॉट अ वेस्ट मटेरियल। वाटर एक वेस्ट मटेरियल नहीं होता है। जो भी अपने बॉडी से यूरिन को बाहर निकालते हैं तो वाटर उसमें जो होता है वेस्ट मटेरियल नहीं है। जो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स हुआ, इसका बहुत सारा टाइप है कि बहुत तरीके से बहुत सारे फॉर्म्स में हमारे बॉडी से बाहर आता है। पहला तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड वाला देख लिए कि जो है जब हम लोग ब्रीद आउट करते हैं तो बाहर आ जाता है। जो लिक्विड वेस्ट मटेरियल होता है जिसका मेन कंपाउंड, मेन कंपोजिशन एक तो वाटर हो गया, इसके अलावा अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड हो गया, तो या तो ये टीयर्स के फॉर्म में, आंसू के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है, या तो यह स्वेट के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है, पसीना के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है, या तो फिर यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है। ये जो हो गया लिक्विड वेस्ट हो गया। इसके अलावा कुछ और भी वेस्ट होते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी से कुछ ऑयली वेस्ट भी बाहर निकलता है। जितना भी ऑयली वेस्ट होता है वो हमारे सेबेसियस ग्लैंड से बाहर निकलता है, जो कि हमारे स्किन पे होता है। 2 तरीके का ग्लैंड होता है जिसको नाम दिया गया है स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड। स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड कहा गया है कि स्वेट ग्लैंड से पसीना बाहर आता है और सेबेसियस ग्लैंड से ऑयल बाहर आता है। ऑयल ग्लैंड इसको बोल सकते हैं।
और इसके अलावा जो है वाटर अलोंग विद सम मिनरल्स, अलोंग विद सम एक्स्ट्रा सॉल्ट एंड अलोंग विथ अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, इसमें सब बाहर आते हैं इन्हीं तीनों फॉर्म से। सबसे ज्यादा जो हमारा जो है वो हमारा लिक्विड वेस्ट मटेरियल बाहर आता है वो है यूरिन के फॉर्म में। तो अब हम लोग को जानना है कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में जो सबसे ज्यादा जो हार्मफुल था वो था अमोनिया, उससे कम होता यूरिया और सबसे कम होता यूरिक एसिड। अमोनिया को डिजोल्व करने के लिए ज्यादा वाटर का जरूरत पड़ता है। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनका जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है एक्वेटिक एनिमल्स का, वो होता है अमोनिया। सो अमोनिया को डाइल्यूट करने के लिए, चूंकि अमोनिया ज्यादा पॉइजनस है तो बॉडी को ज्यादा नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए जो वाटर का नीड होता है उसको डाइल्यूट करने के लिए वो ज्यादा होता है। तो एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं, चूंकि उनको वाटर का तो कोई कमी होता नहीं है, वो ऑलरेडी पानी में ही रह रहे हैं, तो दे टेक मोर वाटर एंड दे ऑल्सो रिलीज मोर वाटर, ताकि उस अमोनिया को क्या कर सकें, तो डाइल्यूट कर सके। डाइल्यूट करना और कॉन्सेंट्रेट करना दो वर्ड आपको जानना है। अगर कभी पानी का अमाउंट ज्यादा होता है, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इज हाई, देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन, and if the amount or concentration of water is low, then the solution is called concentrated solution। जैसे आज फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम शरबत का बात कर लें एग्जांपल के तौर पे, तो कभी अगर पानी ज्यादा मिला दें, चीनी कम मिलाए हैं और पानी ज्यादा है, एकदम पंचुछुर शरबत बना दिए हैं, तो इसका मतलब कि द शरबत इज डाइल्यूट। और वही अगर चीनी का अमाउंट ज्यादा है, पानी का अमाउंट कम है, तब उसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। कहने का बस मतलब ही हुआ कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका जो बॉडी का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है मेन, वो है अमोनिया। और अमोनिया को ज्यादा वाटर चाहिए ताकि वो डाइल्यूट हो सके। क्यों? क्योंकि अमोनिया बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, तो इसको बॉडी से बाहर निकालने से पहले ये बॉडी को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए, ताकि ये डाइल्यूट फॉर्म में रहे, तो इसके लिए हमको बॉडी में ज्यादा वाटर का जरूरत पड़ेगा। और वैसे ऑर्गेनिजम्स को, जो एक्वेटिक एनिमल्स हो गए जिनका मेन एक्सक्रीटरी नाइट्रोजनस प्रोडक्ट जो हुआ अमोनिया हुआ, वैसे ऑर्गेनिज्म को एक नाम दिया गया है, दे आर सेड टू बी अमोनोटेलिक। उनको अमोनोटेलिक बोलते हैं, जिनका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो अमोनिया होता है। वैसे ऑर्गेनिजम्स को, वैसे एनिमल्स को अमोनोटेलिक बोला गया है। इसके अलावा दूसरा हम लोग को जानना था कि जैसे अगर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल ले लिया जाए, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का एग्जांपल ले लिया जाए, टेरेस्ट्रियल एनिमल में सबसे जैसे इंपॉर्टेंट में ह्यूमंस ही होंगे, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिया। यूरिया जिसका फॉर्मूला है CH4NO2। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का ही मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिया। यह जो यूरिया है ये अमोनिया से थोड़ा कम हार्मफुल होता है। इसको ज्यादा वाटर का जरूरत नहीं होता है, बट स्टिल इट रिक्वायर्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स डाइल्यूशन। इसको भी डाइल्यूट होने के लिए सफिशिएंट अमाउंट पानी चाहिए। जितना अमोनिया को चाहिए उतना तो इसको नहीं चाहिए, लेकिन इसको भी चाहिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है, दे आर सेड टू बी यूरियोटेलिक। उनको जो नाम दिया गया है उनको यूरियोटेलिक कहा गया है। जैसे कि जो हम लोग ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस आर यूरियोटेलिक। हमारा जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिया होता है, इसलिए हम लोग जो हैं वो यूरियोटेलिक हैं। यूरियोटेलिक कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो यूरिया है।
और यूरिया जो है अमोनिया से कम हार्मफुल होता है, लेकिन यूरिक एसिड से ज्यादा हार्मफुल होता है। इसलिए हम लोगों को भी वाटर चाहिए। वाटर सिर्फ इसलिए चाहिए, आप ध्यान से इस चीज को समझिएगा, कि जो वाटर है वो वेस्ट मटेरियल नहीं है। हम लोग जो फूड इनटेक करते हैं, जो भोजन खाते हैं हम लोग, वो तो मान लीजिए कि उससे जो वेस्ट मटेरियल बनता है अनडाइजेस्टेड पार्ट से, वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। जो यूजफुल पार्ट है वो बॉडी के अंदर ही रह जाता है एब्जॉर्ब होकर। लेकिन वाटर के केस में तो ऐसा नहीं है। वाटर के केस में जैसा वाटर हम लोग ड्रिंक कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, वैसा ही वाटर हम लोग रिलीज भी कर रहे हैं, यूरिनेट भी कर रहे हैं। तो फिर वाटर वेस्ट मटेरियल कैसे हुआ? और अगर वेस्ट मटेरियल है तो फिर हम लोग वाटर ड्रिंक क्यों कर रहे हैं? तो वाटर इज नॉट अ वेस्ट मटेरियल। तो फिर वाटर का काम क्या है? तो हम इसको एग्जाम्पल में ऐसे समझाते हैं बच्चों को कि आप बस समझिए कि आपके घर में फ्लोर पे धूल है, बहुत सारा डस्ट है। तो डस्ट को बाहर निकालने के लिए आप जो है पाइप वगैरह से पानी उस पे मारे, धो दिए। तो पानी मारे तो जो पानी आप उस पे फ्लोर पे डाले होंगे, क्या वो फ्लोर पे जो पानी डाला जा रहा था पाइप से, क्या वो वेस्ट मटेरियल था? ऑफ कोर्स नॉट। अब क्या हुआ कि अब जो है जितना भी फ्लोर पे डस्ट था, वो सारा पानी में डिजोल्व होके एक किनारे, एक कॉर्नर में आ गया गंदा पानी के रूप में। अब जो गंदा पानी आप उसको बाहर फेंक रहे हैं, अब आपसे हम पूछें कि वो जो गंदा पानी है क्या वो वेस्ट मटेरियल है? देन ऑफ कोर्स वेस्ट मटेरियल है। तो क्या उसमें पानी वेस्ट मटेरियल है कि पानी जो है डस्ट को डिजोल्व कर लिया है, तो डस्ट के कारण वाटर भी वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकल रहा है? तो इसका आंसर होगा कि जो डस्ट डिजोल्व हो गया है वाटर में, उसकी वजह से वाटर भी वेस्ट मटेरियल बन गया है। तो इन द सेम वे यूरिया जो है वेस्ट मटेरियल है, और डस्ट की तरह समझिए उसको, और वाटर वाटर है हमारे बॉडी का। तो उस डस्ट मटेरियल यानी कि उस हार्मफुल मटेरियल को, उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर करने से पहले हमको उसको डिजोल्व करना पड़ जाता है। और जब वो डिजोल्व हो जाता है तो वाटर और वो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल दोनों ही वेस्ट मटेरियल कहलाने लग जाता है यूरिन के फॉर्म में। तो वाटर वेस्ट मटेरियल नहीं है, एक्सेस अमाउंट में है तब तो वेस्ट मटेरियल मान लिए। तो एक्सेस अमाउंट में तो इसीलिए है जब आप ज्यादा पी ले रहे होंगे पानी। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर वेस्ट मटेरियल भले कहा जा सकता है, लेकिन वाटर इज नॉट अ वेस्ट मटेरियल फॉर आवर बॉडी, वाटर इज अ रिक्वायर्ड मटेरियल फॉर आवर बॉडी। बट व्हेन इट गेट्स मिक्स्ड विथ harmful toxic nitrogenous waste materials like ammonia, यूरिया और यूरिक एसिड, इट बिकम्स अ वेस्ट मटेरियल। और यूरिया को जब डिजोल्व करना होगा तो उसको अमोनिया के जितना ज्यादा पानी नहीं चाहिए। कुछ वेस्ट मटेरियल ऐसा होता है जिसको ज्यादा पानी चाहिए साफ करने के लिए, और कुछ वेस्ट मटेरियल ऐसा है जिसको कम पानी चाहिए। तो अमोनिया को ज्यादा पानी चाहिए, यूरिया को उससे कम पानी चाहिए। और वैसे ऑर्गेनिजम्स, वैसे एनिमल्स जिनका जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है, उस ऑर्गेनिज्म को कहा गया है यूरियोटेलिक। और जो बर्ड्स होते हैं या जो एरियल एनिमल्स होते हैं, एरियल एनिमल्स में मेन तो बर्ड्स ही हो गए। तो बर्ड्स बर्ड्स को अगर देखा जाए तो उनका जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है C5H4N4O3। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड जो है यह सबसे लीस्ट टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल है तीनों नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल में, सबसे कम खतरनाक है और सबसे कम टॉक्सिक है। तो इसलिए इसको वाटर जो है वो सबसे कम अमाउंट में चाहिए, सबसे लीस्ट अमाउंट में चाहिए। और इसलिए इसका जो वेस्ट मटेरियल होता है बर्ड्स वगैरह का, एरियल एनिमल्स का, वो सेमी सॉलिड के फॉर्म में होता है। न तो पूरी तरह से लिक्विड रहेगा, न तो पूरी तरीके से सॉलिड रहेगा, वो सेमी सॉलिड रहेगा। उसमें पानी जो है बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, पानी का अमाउंट कम रहेगा, वो कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, डाइल्यूट फॉर्म में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यूरिक एसिड को ज्यादा वाटर नहीं चाहिए डिजोल्व होने के लिए, वो जो है सबसे कम हार्मफुल है, सबसे कम टॉक्सिक है। तो कम वाटर में भी वो डिजोल्व होके बॉडी से ऑर्गेनिज्म का, एनिमल का बाहर आ जाता है। तो
ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जिनका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है, दे आर सेड एज यूरिकोटेलिक। उनको नाम दिया गया है वैसे एनिमल्स को यूरिकोटेलिक, दे आर यूरिकोटेलिक। तो हमारा जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है यूरिन, उसी में सारा चीज डिजोल्व है जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है। इसके अलावा यूरिन के अलावा टीएस और स्वेट भी हमारे बॉडी से बाहर आते हैं। टीएस भी जो होता है उसमें वाटर अलोंग विद सम सॉल्ट, एक्स्ट्रा सॉल्ट मौजूद होता है। इसके अलावा स्वेट जो होता है पसीना, उसमें भी वाटर अलोंग विद सम सॉल्ट एंड मिनरल्स होता है। बाकी जो हार्मफुल वेस्ट है यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। जो गैसियस वेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो है हमारे बॉडी से ब्रीद आउट करने के दौरान, एक्जेलेशन के दौरान बाहर निकल जाता है। तो अब हम लोग को जानना है कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके लिए हम लोग को समझना होगा, खास करके हम लोग ह्यूमंस का पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हमको समझना होगा कि ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जानना होगा हमको। तो हम ड्राइंग बनाने का, डायग्राम बनाने का कोशिश करते हैं। आप लोग को ही पता है कि हम कितना अच्छा डायग्राम बनाते हैं। यस, माय डायग्राम इज सुपर्ब। सो ये जो बीन शेप जो होता है, इसको कहा गया है, बीन शेप जो दिख रहा है आपको, ये है हमारा किडनी। और दोनों किडनी से पाइप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बाहर आता है जिसको कहा गया है यूरेटर्स। और इस तरीके से किडनी जो है लास्टली एक ब्लैडर में ओपन होता है, जिस ब्लैडर को कहा गया है यूरिनरी ब्लैडर। दिस ब्लैडर इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर। और इसका सबसे लास्ट वाला पार्ट है वो कहलाता है यूरेथ्रा। तो यही था, बहुत अच्छा डायग्राम हम इतना बना दिए, इतना आप बेस्ट समझिए। मेरा तो जिंदगी का सबसे बेस्ट डायग्राम समझिए कि बन गया। तो ये जो है इसका नाम था किडनी, जो कि होता है बीन शेप्ड। बीन मतलब समझ रहे हैं ना, जो सब्जी वगैरह बीन जो बनता है वो वाला बीन। तो जो किडनी है हमारा बीन शेप्ड होता है। जो पहला एक पेयर होता है किडनी का, और दोनों किडनी से एक एक ठो बाहर आता है क्या, तो एक एक बाहर आता है। जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसको बोला गया है यूरेटर्स। यूरेटर्स, एक को यूरेटर, दोनों रहता तो यूरेटर्स। इसके अलावा ये जो है ब्लैडर जो है मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर। आप ये जो है डायग्राम को, फिगर को जूनियर क्लासेज में देख के आए होंगे। 5, 6, 7 क्लास से ही हम लोग को पढ़ना होता है। और लास्टली ए जो होता है, जो ओपनिंग होता है यूरिनरी ब्लैडर का, उसको कहा जाता है यूरेथ्रा। सो ये जो हो गया किडनी हो गया, अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स। दोनों किडनी से एक एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है, जिसको यूरेटर्स बोलते हैं। एक जो है बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर का जो अगला हिस्सा जो ओपनिंग होता है वो कहलाता है यूरेथ्रा। अब ध्यान से इसको समझना है जी। सबका फंक्शन एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये जो पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये सिचुएटेड होता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में। ये पूरा जो है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम सिचुएटेड है हमारा एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी शायद आपको याद होगा कि जो चेस्ट कैविटी से नीचे, चेस्ट के नीचे और वेस्ट के ऊपर, कमर के ऊपर वाला जब पार्ट होता है उसी को हम लोग एब्डोमिनल कैविटी बोलते थे। उसी में बैकबोन के पास होता है हमारा किडनी। बैकबोन के दोनों तरफ एक एक किडनी होता है, दोनों तरफ एक एक किडनी।
दोनों बैकबोन जो है हमारा मिड में है और दोनों तरफ एक एक होता है। और ये जो किडनी है सामने फ्रंटल पार्ट में नहीं होता है, हमारा फ्रंट में नहीं है, जिधर हमारा स्टमक उधर नहीं, बैक के तरफ, पीठ के तरफ वाला पार्ट में है। मतलब समझिए कि कमर से जस्ट ऊपर पीठ का जो पोर्शन है वहीं पर हमारा किडनी सिचुएटेड होता है। बैकबोन के दोनों तरफ एक एक, जिसमें लेफ्ट वाला थोड़ा सा ऊपर की पार्ट होता है, लेफ्ट वाला जो किडनी है थोड़ा सा ऊपर होता है, राइट वाला हल्का सा नीचे होता है, लेफ्ट वाला हल्का सा ऊपर होता है। और यही किडनी के ऊपर जो होता है, एक ठो आगे चल के पढ़िएगा कि एक इंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है। एक एक ठो इंडोक्राइन ग्लैंड दोनों किडनी के ऊपर होता है, जिसको हम लोग एड्रिनल ग्लैंड्स बोलते थे, जिससे जो है इमरजेंसी हार्मोन एड्रिनलिन सीक्रेट होता है। तो अभी उसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी समझिएगा कि किडनी का क्या फंक्शन है। किडनी को कहा गया है कि यह जो हमारा है एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे बॉडी से ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करता है। हमारा फिल्ट्रेशन ऑर्गन है, फिल्टर करने वाला ऑर्गन है। तो हमारा जो है इधर से एक आर्टरी जो है जिसका नाम होता है रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी जो है ब्लड को ला के देता है किडनी को। रेनल आर्टरी जो है ब्लड को ले आया और प्रोवाइड किया किडनीज को। और रेनल आर्टरी से जो ब्लड आया किडनी में, और जो ब्लड था वो इम्प्योर ब्लड था। इम्प्योर ब्लड जो हम लोग पढ़े थे हार्ट वाले केस में, वहां पर इम्प्योरिटी होता था ऑक्सीजन के एब्सेंस की वजह से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इम्प्योर ब्लड बोलते थे। बट यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर हम इम्प्योर ब्लड का भी बोले तो इम्प्योर ब्लड का मतलब समझिएगा आप कि इम्प्योर ब्लड किसको कहा जा रहा है। तो इम्प्योर ब्लड वैसा ब्लड को कहा जा रहा होगा जिस ब्लड में वेस्ट मटेरियल डिजोल्व है। वेस्ट मटेरियल डिजोल्व है कहने का मतलब कि जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है वो डिजोल्व रहेगा जिस वाले में, उसको हम लोग बोलेंगे कि इम्प्योर ब्लड है। यानी कि वेस्ट मटेरियल डिजोल्व वाला ब्लड को रेनल आर्टरी ला के दिया किसको, तो दोनों किडनीज को। हमारा किडनी क्या करेगा, तो किडनी जो है इस ब्लड को फिल्टर करेगा, इसमें से वेस्ट मटेरियल को अलग करेगा और बाकी के ब्लड को अलग करेगा। यही हमारा फंक्शन है किडनी का। तो अगर आपको किडनी का फंक्शन पूछा जाए तो किडनी का फंक्शन बतलाइएगा कि किडनी जो है यह एक फिल्ट्रेशन ऑर्गन है, फिल्ट्रेटिंग ऑर्गन है, जो कि हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। इसमें से नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को, टॉक्सिक हार्मफुल वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देता है ब्लड से, और बाहर निकाल करके उसको भेजेगा कहाँ, तो यूरेटर। यूरेटर का बस काम है कि किडनी से यूरिनरी ब्लैडर को जोड़ देना, बस इसका यही फंक्शन है, किडनी से जोड़ देना यूरिनरी ब्लैडर को, वही फंक्शन है यूरेटर्स का। यह एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसका और कोई विशेष फंक्शन नहीं है जी। तो किडनी से जोड़ दिया यूरिनरी ब्लैडर को, यानी कि जो भी यहाँ से यूरिन प्रोड्यूस होगा, यूरिन बनेगा ब्लड को फिल्टर करने के बाद किडनी में, वो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाया जाएगा किसके द्वारा, तो यूरेटस के द्वारा। बस दोनों किडनी में से एक एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है जिसको हम लोग यूरेटस बोल रहे हैं, a pair of ureters are present in in both the kidneys। दोनों किडनीज में एक एक यूरेटर मौजूद है, बस यहाँ से पहुंचा दिया यहाँ तक, किसको, तो यूरिन को। और वो आकर के टेम्पोररली जमा रहेगा कहाँ पर, तो यूरिन जो है जमा रहेगा यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में आकर के स्टोर रहेगा। यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहेगा वो तब तक, यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टोर करता है, यूरिन को स्टोर करता है। और इसके आसपास नर्व्स जो होते हैं, जब इसके पास जो है कैपेसिटी इसका फुल हो जाता है, जब वो और ज्यादा यूरिन को नहीं स्टोर कर सकता है, देन ब्रेन को मैसेज आता है नर्व्स के द्वारा, एंड वी फील द अर्ज। हम लोग को अर्ज ऐसा महसूस होता है, हम लोग ऐसा अर्ज फील करते हैं टू रिमूव आउट दैट यूरिन,
उस यूरिन को रिमूव आउट करने के लिए, और तब यूरेथ्रा के थ्रू, यूरेथ्रा जो कि यूरिनरी ब्लैडर का ओपनिंग होता है, यूरेथ्रा के थ्रू जो है हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है, यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकल जाता है यूरिन। यूरेथ्रा जो है बोथ मेल और फीमेल दोनों का ऑर्गन है। सम पीपल थिंक, कुछ लोगों को लगता है कि यूरेथ्रा इज अ मेल ऑर्गन और अ फीमेल ऑर्गन, या किडनी इज अ मेल ऑर्गन और अ फीमेल ऑर्गन। ऐसा नहीं है, ये मेल और फीमेल दोनों में ऐसा ही सेम होता है। किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का जो ओपनिंग है आगे जा करके कैसे जुड़ता है, वो हमारा एक्सटर्नल यूरिनेटिंग ऑर्गन से वो अलग डिस्कशन है। लेकिन जो यूरिनरी ब्लैडर का जो ओपनिंग है वो कहलाता है यूरेथ्रा, मेल में भी फीमेल में भी। किडनीज का फंक्शन हम लोग सीखें। किडनी का फंक्शन हो गया कि ब्लड से यूरिन को अलग करना। यूरेटर्स का फंक्शन हो गया कि जो यूरिन अलग हुआ उसको किडनी से आगे पहुंचा देना यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन हो गया कि स्टोर करके रखना टेम्पोररली यूरिन को। कब तक? तो जब तक हम लोग अर्ज फिल ना करें और उस यूरिन को बाहर ना निकाल दें। और बाहर निकलने के लिए उसको एक जो ओपनिंग का जरूरत होता है उसी का नाम होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद हम लोग को जो नेक्स्ट जानना है, वो जानना है हाइलम कहा जाता है इस वाले पोर्शन को, जहां पर आकर के जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से जो ब्लड वापस यहाँ से आ रहा होगा रेनल आर्टरी के थ्रू किडनी में, इसी वाले पोर्शन को हाइलम कहा जाता है बालक। बस एक तरीके से कहिए कि ब्लड को रिसीव करने का काम है, वही हाइलम का काम है। हाइलम जो है हमारे मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैक्सिमम फिगर में नहीं दिखाया जाता है। तो मान के चलिएगा कि हाइलम यहीं पर होता है जहां पर ये जुड़ रहा है। यूरेटर्स और यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ से जो रेनल आर्टरी आता है वो जुड़ता है, वही पोर्शन को हाइलम कहा जाता है। और हाइलम का स्पेलिंग HYLEM होता है, HILUM नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है वो जानना है किसके बारे में, वो जानना है कि हमारा जो किडनी का जो फिल्ट्रेशन का जो यूनिट है उसको कहा गया है नेफ्रॉन। यानी कि किडनी के सेल्स को कहा गया है नेफ्रॉन। हमारे किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं और वही किडनी का फिल्ट्रेशन यूनिट कहलाता है, या हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है किडनी का, कि किडनी में जो जो स्ट्रक्चर जो काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, वही जो है नेफ्रॉन्स है। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो किडनी का फंक्शनल सेल है। नेफ्रॉन समझना है कि नेफ्रॉन कैसे काम करता है। दोनों किडनीज में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं। वही नेफ्रॉन्स जो है यूरिन को अलग करता है ब्लड से। तो अब जो है मेन फंक्शन जानना है हम लोग को नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन का फंक्शन बड़ा ध्यान से सीखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसका फिगर जो है बहुत ज्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स है, हम उसको थोड़ा सा सिंपल बनाने का कोशिश करेंगे। और बाकी हमारा जो फिगर है वो कैसा बनता है आप लोग को पता ही है भाई। तो एक ऐसे होता है कप लाइक स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन्स का एक पार्ट है, इसमें होता है इस तरीके से एक कप लाइक स्ट्रक्चर। देयर इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक ट्यूब आता है यहाँ से, जिसका जो है ल्यूमेन ज्यादा होता है, यानी कि जो थिक होता है, थिकर ल्यूमेन वाला आया इधर से। और एक यहाँ से ट्यूब बाहर निकलता है जिसका ल्यूमेन जो है वो पतला होता है, यानी कि जो पतला। और बाकी यहाँ पर इस तरीके से कैपिलरीज होते हैं। और फिर यहाँ से इस कप लाइक स्ट्रक्चर से बाहर निकलता इस तरीके से ट्यूब्यूलर पार्ट, जो हाईली क्वाइल्ड होता है। बिल्कुल हम हाईली क्वाइल्ड कर देंगे तो आपको फिगर और नहीं समझ आएगा। फिर ये ऐसे ऊपर की ओर जाता है, ऐसे ऊपर की ओर।
जो ए जो है ऊपर की ओर गया, फिर ऐसे ऐसे नीचे की ओर आएगा, कौन मैसेज कर रहा है जी? अपना प्रॉब्लम यहाँ मैसेज में डिस्कस मत करो। किसी का नेट खत्म हो जा रहा है, किसी का क्या परेशानी है, वो सब यहीं पर बताओ हमको। तो इस तरीके से हमारा जो होता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। एक सिंपल में हम बनाने का कोशिश किए हैं, इसमें सारे ऑर्गन्स को ध्यान से समझिएगा। ये जो रेनल आर्टरी का एक आर्ट्रियोल है, आर्ट्रियोल हम आपको बतलाए थे कि आर्टरी जब और अपने फाइन ट्यूब में टूटता है तो उसको कहा जाता है आर्ट्रियोल। तो रेनल आर्टरी जो आता है उसका एक पार्ट आता है यहाँ तक, नेफ्रॉन तक, और इस पार्ट को कहा जाता है, इस आर्ट्रियोल को कहा जाता है एफेरेंट आर्ट्रियोल। दिस आर्ट्रियोल इज नोन एज एफेरेंट आर्ट्रियोल। एफेरेंट आर्ट्रियोल जो ब्लड को लेकर के आया। दूसरा जो होता है वो होता है जो ब्लड को यहां से बाहर लेके निकला, जिसका ल्यूमेन कम है, नैरो है। जो ब्लड लेके आ रहा है उसका ल्यूमेन ज्यादा है, वाइडर ल्यूमेन है, यानी कि ज्यादा ब्लड आ रहा होगा। और यहाँ से जो ब्लड लेके निकल रहा है पाइप, वो पतला है, यानी कि जो बाहर निकल रहा होगा ब्लड वो कम निकल रहा होगा। और जो ब्लड को बाहर लेके निकल रहा है इसका नाम है इफेरेंट आर्टियोल। जो लेके आया उसका नाम था एफेरेंट आर्टियोल, और जो ब्लड लेके बाहर निकला उसका नाम था इफेरेंट आर्टियोल। दोनों आर्टियोल ही हैं। ये दोनों रेनल आर्टरी का ही पार्ट है जी। एक ब्लड को किडनी के अंदर नेफ्रॉन के अंदर ले आया और एक नेफ्रॉन के अंदर से ले गया, बाहर निकाला। और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल। इसका नाम दिया गया है बोमेन्स कैप्सूल। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, और इसके अंदर बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं, बहुत फाइन कैपिलरीज में जाके टूट जाता है फेरेंट आर्ट्रियोल, और वही कैपिलरीज जो है फिर इफेरेंट आर्ट्रियोल बनाते हैं और बाहर निकलते हैं। तो जो कैपिलरीज जो इसके अंदर होते हैं, बहुत सारे फाइन कैपिलरीज हैं, इनको नाम दिया गया है ग्लोमेरुलस। दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस। जो कैपिलरीज हैं जो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर मौजूद हैं उनको कहा गया है ग्लोमेरुलस। इन दोनों को एक साथ, किसको किसको, तो बोमेन्स कैप्सूल को और ग्लोमेरुलस को, दोनों को एक साथ एक और नाम दिया गया है। इसको बोला गया है मैलपिगियंस कैप्सूल या मैलपिगियंस बॉडी। मैलपिगियंस कैप्सूल या मैलपिगियंस बॉडी, दोनों को एक साथ कहा जाता है। किसको किसको, बोमेन्स कैप्सूल को और ग्लोमेरुलस को। बोमेन्स कैप्सूल द कप लाइक स्ट्रक्चर, ग्लोमेरुलस द फाइन कैपिलरीज प्रेजेंट इनसाइड द बोमेन्स कैप्सूल, उसको ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं। इसके अलावा दिस इज द ट्यूब्यूलर पार्ट। ये जो है ट्यूब्यूलर पार्ट है। जो नीचे आ रहा है ट्यूब उसको कहा गया है डिसेंडिंग लूप। दिस इज नोन एज डिसेंडिंग लूप। ये जो यू शेप में जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ऐसे यू के आकार का बन गया है डिजाइन, इसको बोला गया है हेनलेज लूप। दिस इज नोन एज हेनलेज लूप। ये जो ऊपर की ओर जा रहा है ट्यूब्यूलर पार्ट, इसको बोला गया है एसेंडिंग लूप या एसेंडिंग ट्यूब्यूल। एसेंडिंग ट्यूब्यूल्स या एसेंडिंग लूप, इसको लूप या ट्यूब्यूल बोल सकते हैं। डिसेंडिंग ट्यूब्यूल भी बोल सकते थे डिसेंडिंग लूप के जगह।
इसके अलावा यहाँ पर जमा करने के लिए यूरिन को जो बना हुआ होता है इसको बोला गया है कलेक्टिंग डक्ट। जो कलेक्ट करता है डक्ट उसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है भाई, ध्यान से समझिए। ब्लड कहाँ से आता है, कैसे जाता है, किसमें जाता है, समझिएगा। सबसे पहले ब्लड जो आया, जो प्यूरिफाई करना है ब्लड, वो ले करके कौन आया उसको, तो आया एफेरेंट आर्टियोल। जो ब्लड को लेके आया वो आया एफेरेंट आर्टियोल, ज्यादा ब्लड को लेके आया और इंटर किया बोमेंस कैप्सूल के पास, बोमेंस कैप्सूल के अंदर, जहां पर बहुत सारे कैपिलरीज ग्लोमेरुलस मौजूद हैं। तो एफेरेंट आर्टियोल ब्लड को लेके आया और यहाँ से ब्लड को लेकर के बाहर कौन निकला, तो इफेरेंट आर्टियोल। यहाँ पर बहुत सारे फाइन कैपिलरीज हैं जिनको ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं। एफेरेंट आर्टियोल का ल्यूमेन ज्यादा है, मतलब ब्लड जो आ रहा है वो ज्यादा है, और ब्लड जो यहाँ से बाहर निकल रहा है यानी कि जो इफेरेंट आर्टियोल है उसका ल्यूमेन नैरो है, पतला है। ब्लड जो बाहर निकल रहा है वो कम है। तो ब्लड आ रहा है ज्यादा और निकल रहा है यहाँ से कम, तो यहाँ पर प्रेशर जो है ज्यादा हो जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है। तो ड्यू टू दिस हाई प्रेशर, ग्लोमेरुलस को पार करके, बोमेंस कैप्सूल के वॉल को पार करके जो ब्लड का कुछ कंपोनेंट है इंटर करना शुरू हो जाता है, किसमें, तो ट्यूब्यूलर पार्ट में, इधर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसमें इंटर करना शुरू कर देता है। और चूंकि यहाँ पर बहुत हाई प्रेशर पे वो पार हो रहा है, इसलिए उसका नाम दिया गया है इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा का मतलब ही होता है हाई, सुने होंगे अल्ट्रा सफेदी, चौंक गए क्या, हाँ वही वाला। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है यहाँ सबसे पहला स्टेप। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम लोग बोल रहे हैं कि हाई प्रेशर पे ब्लड जो है, ब्लड का कंपोनेंट यहाँ से पास हो रहा है, ब्लड का कुछ कंपोनेंट पास हो जाएगा, प्रोटीन भी उसमें पार्ट पास हो जाता है, प्लाज्मा, वाटर, मैक्सिमम पार्ट पास हो जा रहा है। पूरी तरीके से यहाँ पर नहीं जो है एब्जॉर्ब हो पा रहा है, फिल्टर हो पा रहा है, सॉरी। कहाँ से पार हो रहा है, तो बोमेंस कैप्सूल के वॉल से, बोमेंस कैप्सूल के वॉल से पार हो जा रहा है। एफेरेंट आर्टियोल ब्लड को लेके आया, एफेरेंट आर्टियोल ब्लड को लेके निकला, और जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर ग्लोमेरुलस के पास ज्यादा हो गया, और जिसकी वजह से जो है प्रेशर की वजह से ब्लड का कंपोनेंट यहाँ से पार होने लगा और इंटर कर गया ट्यूब्यूलर पार्ट में। यहाँ पर जो डिसेंडिंग लूप है, डिसेंडिंग ट्यूब्यूल है, उसमें यहाँ पर इंटर कर गया। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से जो लिक्विड बाहर आके इसमें आया, बोमेंस कैप्सूल को पार करके यहाँ पर आया ट्यूब्यूलर पार्ट में, दिस इज नॉट द यूरिन। अभी यूरिन नहीं बन गया है, अभी वो पूरा का पूरा वेस्ट मटेरियल ही नहीं है, कुछ यूजफुल मटेरियल भी चला गया है, यूजफुल वाटर भी चला गया है, प्रोटीन भी चला गया है, बहुत सारा यूजफुल मटेरियल इसमें पार हो गया। और उस लिक्विड को कहा जाता है, चूंकि वो ग्लोमेरुलस को पार करके गया है, तो दैट लिक्विड इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। दैट लिक्विड इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और हमारे बॉडी में रोज लगभग 180 लीटर्स, 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है। तो क्या 180 लीटर यूरिन बॉडी में प्रोड्यूस होता है जी, तो नहीं, लगभग 1 से 2 लीटर ही यूरिन प्रोड्यूस होता है। एवरेज निकालिएगा तो लगभग 1.2 लीटर ही आएगा। नॉर्मल एडल्ट में 1 लीटर से 2 लीटर के बीच में यूरिन का प्रोडक्शन होता है। तो 180 लीटर तो रोज तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा है। तो दिस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट is not the urine, is not the waste material, it still contains much useful material। बहुत सारा इसमें यूजफुल मटेरियल है, वाटर है, मिनरल्स है, प्रोटीन है, और फिर से एब्जॉर्ब होगा।
वो कहाँ पर एब्जॉर्ब होगा? तो वो दूसरा प्रोसेस जो होता है इसमें किडनी के नेफ्रॉन में, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ये दूसरा प्रोसेस होता है जो कि होता है नेफ्रॉन के ट्यूब्यूलर पार्ट में। ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ये होता है ये वाले पार्ट में, ट्यूब्यूलर पार्ट में। अभी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया है बोमेन्स कैप्सूल को पार करके, हाई प्रेशर की वजह से, अल्ट्रा प्रेशर की वजह से, जिस प्रोसेस को हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोल रहे हैं, उस लिक्विड को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोला जा रहा है। और जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है अभी वो यूरिन नहीं है, अभी उसमें यूजफुल मटेरियल भी है, हार्मफुल मटेरियल भी है। अब जो है ट्यूब्यूलर पार्ट क्या करेगा कि फिर से इसमें से जो यूजफुल मटेरियल है उसको फिर से रीएब्जॉर्ब करेगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। और अगर वाटर का अमाउंट अगर ज्यादा मौजूद रहेगा तो सीक्रेट भी कर सकता है उसमें वाटर। वाटर का अमाउंट कितना होता है हमारे यूरिन में, वो डिपेंड करता है द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अगर बॉडी में पानी की कमी हो जाए, पानी अगर आप कम पीजिएगा तो आपका जो यूरिन होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ज्यादा येलोइस होगा। वो येलोइस कलर जो होता है यूरिन का, दैट इज बिकॉज ऑफ अ लिक्विड कॉल्ड यूरोक्रोम। वो एक लिक्विड मौजूद होता है यूरिन में जिसका नाम होता है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम की वजह से ही यूरिन में एक खास स्मेल आ जाता है और एक खास स्पेशल कलर आ जाता है। तो अगर पानी का अमाउंट ज्यादा रहेगा, सफिशिएंट रहेगा बॉडी में, तभी जाकर के बॉडी जो है यूरिन में पानी को मिला पाएगा, यूरिन को डाइल्यूट रखेगा। और नहीं तो अगर पानी का अमाउंट कम है, इफ यू जस्ट ड्रिंक लेस वाटर रेगुलरली, योर यूरिन विल बी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगा, एंड दिस सिचुएशन इज हार्मफुल फॉर यू। इस सिचुएशन हम लोगों के लिए, आपके लिए हार्मफुल होता है। सो doctor suggest, doctor advises we should drink about 5 to 6 liters of water daily regularly। हम लोग को ज्यादा पानी पीना चाहिए ताकि सफिशिएंट अमाउंट में जो है पानी जो है हमारा ट्यूब जो है सीक्रेट कर सके, और नहीं तो फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पर ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन होगा जो दूसरा प्रोसेस है। यही दो पार्ट में नेफ्रॉन काम करता है। पहला प्रोसेस है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और दूसरा प्रोसेस है ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन, जो कि ट्यूब्यूलर पार्ट करेगा डिसेंडिंग ट्यूब्यूल, हेनलेज लूप, असेंडिंग ट्यूब्यूल। और ये सब मिलके क्या करेगा, तो जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल अभी भी बचा हुआ है किस में, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। जो यहाँ से लिक्विड पास हुआ उसको तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ही ना बोल रहे थे। तो उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जो बचा हुआ है अभी भी इंपॉर्टेंट मटेरियल, यूजफुल मटेरियल, उसको फिर से एब्जॉर्ब कर लेगा ट्यूब्यूलर पार्ट। इसी को हम लोग बोल रहे हैं ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। अगर वहां पर पानी की कमी हो गया तो उसमें पानी मिक्स भी कर सकता है, उसको बोल देंगे ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब इसको करेगा क्या, तो जो यूरिन होगा, अब जो ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो लिक्विड बनेगा यूरिन होगा, वही यूरिन को आगे यहाँ पर जा करके जमा कर देगा कलेक्टिंग डक्ट में। अब जो कलेक्टिंग डक्ट के पास आया वो बिल्कुल यूरिन है। और जो एब्जॉर्ब किया ट्यूब्यूलर पार्ट, वो क्या करेगा एब्जॉर्ब वाले चीज को, तो इसके चारों तरफ हाईली क्वाइल्ड ऐसे होता है ब्लड वेसल्स। इसके चारों तरफ जो ट्यूब्यूलर पार्ट है उसके चारों तरफ ऐसे ब्लड वेसल्स होते हैं जो इसके चारों तरफ हाईली क्वाइल्ड होते हैं, जो रेनल आर्टरी और रेनल वेन के ही पार्ट होते हैं। रेनल आर्टरी और रेनल वेन के ही पार्ट होते हैं। यहाँ पर ट्यूब्यूलर पार्ट के चारों तरफ क्वाइल्ड होते हैं और उसी के ब्लड में मिला देगा जो भी रीएब्जॉर्ब्ड मटेरियल है, जो भी प्रोटीन वगैरह जो भी चला आया है पार हो करके,
जो भी इंपॉर्टेंट नाइट्रोजिनस मटेरियल चला आया, क्योंकि प्रोटीन भी तो नाइट्रोजिनस ही होता है, तो पूरी तरीके से यहाँ पर नहीं फिल्टर अच्छे से हुआ था। वेस्ट मटेरियल में कुछ यूजफुल मटेरियल भी चला आया, तो सब फिर से रीअब्जॉर्ब होगा, और रीअब्जॉर्ब होने के बाद फिर से उसको मिक्सअप कर दिया जाएगा यहाँ पर रेनल आर्टरी और रेनल वेन में। किसके द्वारा? तो ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन में। और जो यूरिन जब यहाँ से अब ट्यूब्यूलर पार्ट जब रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन कर लेगा, तब जो लिक्विड प्रोड्यूस होगा वो यूरिन होगा, और वो यूरिन जो होगा वो आकर के जमा हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट में जो यूरिन जमा होगा वही यूरिन आगे जा करके, तो नेफ्रॉन में हो रहा है ना, और बहुत सारा नेफ्रॉन मौजूद होता है किडनी में, तो वही कलेक्टिंग डक्ट जो है वो किडनी में बहुत सारा है, तो इस सारा कलेक्टिंग डक्ट का यूरिन जमा होकर के किडनी से यूरेटर्स में, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेथ्रा में, जैसे अभी पढ़े थे वैसे आगे बढ़ेगा। तो ये था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन। फिर से सुनिएगा वंस अगेन आई रिपीट कि नेफ्रॉन कैसे काम करता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है। तो देयर इज अ ट्यूब लाइक अ स्ट्रक्चर which is called a afferent arteriole, which has wider lumen, which comes into the cup-like structure Bowman's capsule, and the arteriole which emerges out of the Bowman's capsule, which has narrow lumen, is called efferent arteriole. And there are many fine capillaries present in the Bowman's capsule, the cup-like structure. They are said to be glomerulus. And next to the Bowman's capsule, the tubular part is present. This is called descending tubule, this is called Henle's loop, this is called ascending tubule, and there are many collecting ducts present for the collection of urine. And Bowman's capsule along with the glomerulus is known as the Malpighian's body or Malpighian's capsule. And around the tubular part there are many blood vessels which are either renal arteries or renal veins. So this is the structure of nephron. If you just talk about the function of nephron, so the blood is brought inside the Bowman's capsule through afferent arteriole, and the lumen of afferent arteriole is wider than efferent arteriole. The blood is taken out of the Bowman's capsule through efferent arteriole. The lumen of efferent arteriole is wider than efferent arteriole. So the blood coming inside the Bowman's capsule is more than the blood coming out of the Bowman's capsule. Blood आ रहा है ज्यादा Bowman's capsule में, निकल रहा है कम. So due to this, high pressure of blood is present here in the Bowman's capsule. And since the pressure of blood is high here, the blood passes through the membrane of glomerulus and Bowman's capsule and enters into the tubular part. And this process is called the ultrafiltration. And in the process of ultrafiltration, not only the waste material but also the useful material of the blood passes into the tubular part. The useful material as well as the harmful material, the waste material, passes through the membrane of Bowman's capsule and glomerulus and enters into the tubular part. This process is known as ultrafiltration, and the liquid produced is known as the glomerular filtrate, which can be about 1 liters of glomerular filtrate daily. This is not all the urine, because our urine is just 1 to 2 liters produced daily, and its average is about 1.2 liters in a normal adult. So now the glomerular filtrate enters into the tubular part, and once again the second process takes place there, the tubular reabsorption and secretion. The tubular part once again reabsorbs the important materials, the important required materials like the important proteins, minerals, water, hormones. The important materials present in glomerular filtrate all are once again reabsorbed by the tubular part of nephrons, and they are mixed into the renal arteries and renal veins. And now the liquid remaining after the reabsorption
is known as urine, and urine just moves further and is collected in the collecting duct. कलेक्टिंग डक्ट में जमा हो जाता है. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन. यही था नेफ्रॉन का फंक्शन. अब इसका थोड़ा मोड़ा टॉपिक और बाकी रह गया है प्लांट वाला, और एक पढ़ना है कि अगर किसी का किडनी फेलियर हो जाता है तो उसमें कैसे प्रोसेस किया जाता है हीमोडायलिसिस का.